हाँ तो बच्चों, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है भाई, और वो करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट थर्ड। बात कर रहे हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट थर्ड की बात करेंगे आज। ठीक है भाई, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, क्या आएगा, ये सारी बातें आज अच्छे से डिटेल में देखेंगे अपन कि क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर, क्या क्या है दे रखा है, क्या क्या तुम्हारे को पढ़ना है भाई। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे फिजिकल की इस यूनिट के अंदर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूं मैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, पहली बात तो ये आना चाहिए अपन को। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए अपन को। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैं बात करूं तो जनरली हम बात कह सकते हैं कि जैसे अपन कहीं भी मेडिकल क्षेत्र में चले जाओ या किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, अपन को किसकी नीड होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अपन देखते हैं जैसे एक्सरा वगैरह कराते हैं अपन, कोई भी चीज़ कराते हैं, रेडियोथेरेपी वगैरह, तो सब चीज़ों में क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपन को कहाँ जरूरत पड़ी, कहाँ जरूरत पड़ी कि जब कोई सी भी केमिस्ट्री के अंदर अपन किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा ले, ठीक है, स्पेक्ट्रा लेते हैं, उससे अपन को पता चलता है, उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं अपन। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कैसा भी कंपाउंड हो, अपन को उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, अपन उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। उस ब्रांच को अपन पूरी को क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन मॉलिक्यूल्स की क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है भाई, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया आपको। पहली बात स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की अलग अलग डेफिनेशंस है, 2-3, वो देखो, वो लिखोगे आप। सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी, अलग अलग ऊर्जा आवर्ती या तरंगदैर्ध्य वाली, यानी कि अलग अलग ऊर्जा वाली या आवर्ती या तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणें, है ना, अलग अलग ऊर्जा वाली या आवर्ती वाली या तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें, यानी EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या बोलूंगा मैं, अलग अलग ऊर्जा वाली या आवर्ती या तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अलग करके जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है, जो अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अलग करके जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाई, स्पेक्ट्रम। मतलब कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अरे कोई सैंपल होता है, सैंपल, ठीक है, सैंपल हो गया, जैसे सोर्स हो गया, सोर्स की क्या हुई, सोर्स ने क्या दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी पर डालते हैं अपन, ठीक है, तो उसके द्वारा ये अलग अलग आवर्ती की विकिरणें जो होती है, अलग अलग आवर्ती की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, ये क्या होती है, अलग अलग आवर्ती या तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को अलग करके एक स्पेक्ट्रम लिया जाता है, उसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा लिया गया, स्पेक्ट्रा लिया गया, उसे क्या बोले, स्पेक्ट्रम। पहली डेफिनेशंस ये हो गई, ठीक है। दूसरी डेफिनेशंस की बात करें अपन कि सोर्स के द्वारा, फॉर एग्जांपल ये सोर्स है,
इसके द्वारा जब प्रिज्म पर, ठीक है भाई, मतलब किसी भी वाइट प्रकाश को या सोर्स के द्वारा लाइट आई, सोर्स को अगर प्रिज्म पर ढाला जाता है ना, तो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो लाइट जो होती है वो सेकेट्रेट होती है अलग अलग कलर में, ठीक है, मतलब अलग अलग कलर में या 7 रंग के कलर में सेकेट्रेट हो जाती है, ठीक है भाई। और उसको उसका बैंड बनाती है रंग का, यानी कि VIBGOYR 7 रंगों का क्या बनाती है, समूह बनाती है, ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी प्रकाश, यानी कि क्या लिख सकते हैं, व्हाइट लाइट को जब मोनोक्रोमेटिक या प्रिज्म से गुजारने पर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश जो होता है, पर जो लाइट होती है वह अलग अलग 7 रंगों में रंग के बैंड्स देती है, जिससे एक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, इसको स्पेक्ट्रम, उससे क्या बोल सकते हैं अपन, इसको ही क्या बोल सकते हैं अपन, उससे स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। मतलब कि कोई भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकाश, यानी किसी भी प्रकार के व्हाइट प्रकाश को जब अगर अपन प्रिज्म पे डालते हैं तो उससे 7 अलग अलग कलर के क्या होते हैं, बैंड्स प्राप्त होते हैं, और उनको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई। अब मैं बात करूंगा थर्ड परिभाषा की। थर्ड परिभाषा क्या हो सकती है कि अब कोई भी सोर्स है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है यहां से, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है, ये पदार्थ पर डाला गया, किसी भी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है, तो पदार्थ में उपस्थित अणु या परमाणु या आयंस क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कुछ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब अपन किसी भी पदार्थ पर डालते हैं तो पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयंस के द्वारा कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है, कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। तब क्या होता है, अवशोषित विकिरणों के द्वारा, इन अवशोषित, यानी कि मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं यहां पे तो क्या लिखूंगा भाई, कि जब किसी पदार्थ पर, जब थर्ड डेफिनेशन है, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण ठीक है भाई, डालते हैं तो पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयंस के द्वारा कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ पदार्थ, मतलब जब किसी पदार्थ पर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है, किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो अणु, परमाणु
तो पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयंस के द्वारा कुछ ऊर्जा का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित विकिरणों के द्वारा उनकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा और आवर्ती म्यू, तरंगदैर्ध्य और लैम्डा या ऊर्जा यानी कि एनर्जी, आवर्ती या ऊर्जा। ठीक है भाई, आवर्ती के बीच संबंध आता है। तरंगदैर्ध्य और आवर्ती के बीच रिलेशन आ जाता है, और जो रिलेशन आता है उसको ही क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अच्छे से लिख लो इनको, 3 परिभाषा हो गई। पहली डेफिनेशंस क्या है? अलग अलग ऊर्जा, यानी कि स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं? अलग अलग ऊर्जा वाली या आवर्ती तरंगदैर्ध्य वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी पदार्थ पर डालते हैं तो वो उनको अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलग करके जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी सोर्स या किसी की प्रकाश लाइट को जब अपन प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के द्वारा क्या है, लाइट को अलग अलग 7 प्रकार के अलग अलग कलर्स में उनको बैंड बना दिया जाता है, बैंड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, और वो कलर होते हैं विग्बियोर। ठीक है भाई, अब होता है थर्ड परिभाषा होती है कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस को, सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पदार्थ पर ढाला जाता है तो पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयंस के द्वारा कुछ ऊर्जा को क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब की गई विकिरणों के द्वारा उनकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा और आवर्ती के बीच एक रिलेशन आता है, उसको बोल सकते हैं हम स्पेक्ट्रम। इसको आप कर लो, लिख लो। लिख लो भाई इसको। रिलेशन, हाँ तो देखो रिलेशन कैसे, मतलब लैम्डा और म्यू या ऊर्जा, इनके बीच जो रिलेशन आता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? दिख तो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये इसकी स्पेक्ट्रम की डेफिनेशंस हो गई। अब बात करता हूं मैं आगे। हाँ, अब बात करता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे बोले? जो प्राप्त स्पेक्ट्रम हाँ भाई, प्राप्त स्पेक्ट्रम के अध्ययन से जो उस पदार्थ की स्ट्रक्चर का
स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उससे क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, मतलब कि जो स्पेक्ट्रा मिलता है अपन को, उस स्पेक्ट्रम के अध्ययन से अपन को उस पदार्थ की स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन हो जाता है, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई। अब अपन ने बीच में बहुत बार एक वर्ड आ रहा है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। टॉपिक है आपका नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है। ठीक है भाई। मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अपन ने जिक्र करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टॉपिक आपका है EMR, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें। टॉपिक अपना क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती है, मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था, मैक्सवेल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई साहब मैं बता दूंगा आपको कि ये कोई वेव है, ये क्या है, कोई वेव तरंग है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और एंड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, और ये दोनों ही क्या होते हैं, डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। देखो ये क्या हुआ इसका, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हुआ इसका, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ई को इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। तो ये डायरेक्शन के क्या होता है, डायरेक्शन। तो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ है ये। तो ये क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अपन को पता है दो क्रस्ट की जो लेंथ होती है वो क्या होता है, लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा होती है। अपन को पता है वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा हिंदी में, तो उच्च प्रत्यावर्ती धारा वाली विकिरणें
क्या लिखूंगा, उच्च प्रत्यावर्ती धारा वाली विकिरणें निकलने वाली विकिरणें जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे की क्या होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है, या परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं अपन, लंबवत होती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। तथा विकिरणों के भी लंबवत होती है, तथा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तो होती है, तथा विकिरणों की डायरेक्शन के भी लंबवत या परपेंडिकुलर होती है। आई मेरी बात समझ कि कोई भी अगर उच्च प्रत्यावर्ती धारा वाली हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर होती ही है, इसके अलावा वह क्या होती है, विकिरणों के भी परपेंडिकुलर होती है। भाई आई बात समझ में मेरी? तो ये इसकी क्या हुई, डेफिनेशन हुई। अगर अपन इसका डायग्राम देखें कुछ ऐसा होता है इसका, जब या क्या हुई एक्सिस, इसकी क्या हुई एक्सिस, ये कोई वेव है से आ रही है, ठीक भाई। इसको बोलते हैं अपन, वो एक्सिस हो गई है और एक एक्सिस हो गई, ठीक है। वही बोले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों अपन ने पढ़ चुके कि ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। इतनी बात समझ में आ गई मेरी? अब बात करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक। प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था वेव, हम जानते हैं E बराबर एनर्जी के बराबर क्या होता है, एच म्यू, ठीक है भाई। और यहाँ पे H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पे, C अपॉन लैम्डा, तो E बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, HC अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे अपन को पता है H की जो वैल्यू होती है वो 6.602 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल पर सेकंड होती है, ठीक है भाई। ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये प्लैंक के अनुसार, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्लैंक हो गया ये, क्योंकि प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रांजिशन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, और ट्रांजिशन इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। अगर ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है, ट्रांजिशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, और ट्रांजिशन अगर
मैग्नेटिक फील्ड से होता है, द्वारा होता है, तो उसे बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरी? क्या बोलेंगे उसको? मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन। आई बात समझ? अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन डोमिनेटिंग द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये मिटा रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन है, ये तो क्या होगा? ऑप्टिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आएगा। ठीक है, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन है, वो किस में आएगा? ऑप्टिकल में तो वो आएगा, ये किस में आएगा? एनएमआर इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी इसको एनएमआर में स्टडी करते हैं वैसे अपन, इन्वॉल्व। तो इसका यहां पे कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अपन बात करें अगर तो इसके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे बहुत ज्यादा, मोस्ट इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 10⁻⁵ गुना क्या होगा? मोस्ट इंटेंस। ठीक है भाई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर और B वेक्टर। C यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड। ठीक है भाई, या वेव स्पीड भी बोलते हैं, वेव स्पीड है ना। यह बात सीखी अपने। अब भाई मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा होता है, मोस्ट इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक फील्ड है। ठीक है भाई, ये बात अपन ने सीखी है। आगे बात करता हूं मैं, मिटा दूं इसको। आगे बात करता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपी के रीजन्स। ठीक है भाई, टॉपिक क्या होगा? रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के रीजन्स, कौन से रीजन में कौन सा ट्रांजिशंस होता है। ठीक है भाई, ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो बात करूंगा मैं सबसे पहले आती गामा रे या कॉस्मिक गामा रे, छोड़ो इसको। सबसे पहली आई रेडियो वेव, फिर आती है अपन को पता है माइक्रोवेव, ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव। ठीक है भाई, रेडियो वेव, माइक्रोवेव,
IR, ठीक है, विजिबल, UV अल्ट्रावायलेट, फिर क्या आती है एक्सरे, फिर आती है गामा रे, गामा रे, ये हो गई। रीजन्स रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे। अपन ने अभी बात की थी अकॉर्डिंग टू प्लैंक E बराबर क्या होता है h म्यू, और E बराबर क्या हुआ h c अपॉन लैम्डा, क्योंकि म्यू बराबर जो होता है वो c अपॉन लैम्डा होता है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, म्यू फ्रीक्वेंसी के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके वेव नंबर के, वेवलेंथ के, या लैम्डा से डिनोट करते हैं। अपन को पता है जब इधर से अपन इधर चलते हैं, रेडियो से गामा रे की जब तरफ चलते हैं तो क्या होता है लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है भाई। लैम्डा की वैल्यू क्या डिक्रीज हुई तो एनर्जी क्या हुई इंक्रीज हुई, क्योंकि एनर्जी लैम्डा डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो लैम्डा डिक्रीज होगा। तो अपन को पता है यहां से यहां तक चले अपन, तो क्या हुआ लैम्डा की वैल्यू लेंथ की वैल्यू क्या हुई डिक्रीज हुई, तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या हुआ तरंग दैर्ध्य वो क्या हुआ डिक्रीज हुआ। और ये देखो ये तो होती है एनर्जी, ये होती है तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ, वेव नंबर जिसे बोलते हैं अपन, है ना। तो ये क्या हुई इधर से इधर चलते हैं तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती है और एनर्जी क्या होती है इंक्रीज होती है, ठीक है भाई। जस्ट इसका अपोजिट करें तो इधर से इधर चले तो ये क्या हुआ लैम्डा इंक्रीज होगा और एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा जिसकी तरंगदैर्ध्य वह है वो कौन सा है रेडियो वेव है, और जिसकी सबसे कम तरंगदैर्ध्य है वह है क्या है गामा रे है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई अपन को। अब एक बात मैं आपसे एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाला हूं, क्या बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए अपन, ठीक है भाई। मैंने लिखा है यहां रेडियो वेव, रीजन लिख दिए कौन से रीजन में होगी, ठीक है। रेडियो वेव रीजन ऑफ EMR है ना रेडियो वेव। फिर लिख रहा हूं मैं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले रेडियो वेव। रेडियो वेव के रीजन में कौन रेडियो वेव जो होती है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है NMR और NQR, NMR और NQR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और न्यूक्लियर क्वाड्रुपोलर रेजोनेंस। तो ये क्या होती है ये पढ़ते हैं अपन ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है भाई। फिर आता है दूसरा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में कौन सी किसकी स्टडी करते हैं अपन ESR की और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ESR और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल घूर्णन IR में रीजन में कौन सी पढ़ते हैं अपन वाइब्रेशनल कंपन। फिर आती है विजिबल, विजिबल में कौन सी पढ़ते हैं अपन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और कौन से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर आती है यूवी में कौन से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा,
ठीक है भाई। फिर आता है एक्सरे। एक्सरे में कौन सी पढ़ते हैं अपन? XRD, ठीक है भाई। फिर आता है गामा रे। गामा रे में कौन सी पढ़ते हैं अपन? मोसबेल, ठीक है भाई। ये रीजन्स होते हैं। एनएमआर किस रीजन में पढ़ी जाती है? रेडियो वेव रीजन में। ये सार रोटेशनल कौन से रीजन में पढ़ी जाती है? माइक्रोवेव रीजन में। और वाइब्रेशन कौन से रीजन में पढ़ी जाती है? IR रीजन में। विजिबल कौन से रीजन में पढ़ी जाती है? रामन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कौन सी पढ़ी जाती है? UV में। XRD में एक्सरे, और मोसबेर में गामा रे रीजन में पढ़ी जाती है, ठीक है भाई। अब ये अभी रीजन्स की बात करते करते अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं किसकी क्या होती है। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। अपना अगला टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के प्रकार। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण, एक होता है इमंशन, उत्सर्जन। दो प्रकार के स्पेक्ट्रा अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहला बात करता हूं मैं पहले की, एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ठीक है भाई। पहला होता है अवशोषण। नाम से ही पता चल रहा है अवशोषण का मतलब क्या होता है। किसी भी पदार्थ पर, समझना मेरी बात, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब डाली जाती है, किसी भी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो उन पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन क्या करते हैं? ऊर्जा का कुछ अवशोषण कर लेते हैं। कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, बची हुई शेष कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करके डिटेक्टर को भेज देते हैं। डिटेक्टर को भेज देते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विकिरण डाली जाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जब डाली जाती है, तो कुछ ऊर्जा का तो अवशोषण कर लिया जाता है पदार्थ के द्वारा, लेकिन बची हुई कुछ शेष ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है डिटेक्टर पर, और फिर स्पेक्ट्रम मिल जाता है रिकॉर्डर पर। ठीक है भाई। तो ऐसी मतलब जब पदार्थ के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? अवशोषण। ठीक है भाई। उसको क्या बोलेंगे अपन? अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पहली बात हुई एब्जॉर्प्शन की। दूसरी बात करूं मैं, मतलब डेफिनेशन लिखना चाहिए इसकी, तो किसी भी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती है तो कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है, शेष विकिरणों को
डिटेक्टर पर भेज दिया जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात करता हूँ मैं इमंशन की बात करता हूँ, उत्सर्जन की मैं बात करता हूँ दूसरी। तो जब किसी भी पदार्थ को यहां देख लो आप, दूसरा होता है इमिशन यानी कि उत्सर्जन। ठीक है भाई। क्या होता है उत्सर्जन? सुनना मेरी बात। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपन किसी पदार्थ पे डालते हैं, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी किसी भी पदार्थ पे डालते हैं, ठीक है, तो पदार्थ के में उपस्थित जो अणु परमाणु या आयन है वो अपनी उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चले जाते हैं। मतलब कि जो पदार्थ में अणु परमाणु या आयन है वो उच्च ऊर्जा वाले अणु परमाणु आयन बन जाते हैं। बनने के बाद क्या होता है? बनने के बाद क्या होगा? ये डिटेक्टर पर भेज दिया जाएगा और फिर स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा? डिटेक्टर से स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अपन। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती है, तो उसमें उपस्थित अणु परमाणु या आयन अपनी अणु परमाणु या आयन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले अणु परमाणु या आयन में चले जाते हैं। मतलब उच्च ऊर्जा परमाणु वाले आयन बन जाते हैं। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किया, अब क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण करके ये क्या करे? उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चले गए। तो फिर क्या करेंगे? अपना स्थायित्व है भाई, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होंगे? वो अनस्टेबल होंगे हायर एनर्जी लेवल की वजह से। तो वो क्या करेंगे? वापस से क्या करेंगे? अपना स्थायित्व बनाने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, और इस उत्सर्जन करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उससे क्या बोलेंगे? इमंशन। दैट्स इट। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? इमंशन प्रोसेस बोलेंगे। समझ में आई बात? अरे एब्जॉर्प्शन क्या हुआ था? एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हुई? पदार्थ पर डाली गई। पदार्थ में उस अणु और परमाणु जो थे वो क्या हुए? विद्युत चुंबकीय विकिरणों को
अवशोषित करके क्या हुआ, कुछ बची हुई शेष एनर्जी को डिटेक्टर पे भेज दिया और वहाँ से स्पेक्ट्रम मिल गया। तो यहाँ तो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, इमंशन हो रहा है। कैसे, जब पदार्थ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पदार्थ में उपस्थित जो कण होते हैं वो अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी कि अणु परमाणु या आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो अब अपना स्थायित्व बनाने के लिए क्या करेंगे, वो वापस से एनर्जी रिलीज करेंगे और इस एनर्जी रिलीज करने को ही क्या बोलेंगे अपन, इमंशन बोलेंगे। ठीक है भाई। उतारो। अब बात करते हैं अपन क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ इमंशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इसी का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इमंशन में ही क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ इमंशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई। यानी कि इसको बोलेंगे अपन क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे देखते हैं, क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से इमंशन और एब्जॉर्प्शन दो होते हैं। ठीक है, इमंशन और एब्जॉर्प्शन। इमंशन क्या होता है, ये इसके एनर्जी लेवल्स हो गए। ठीक है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कोई इमंशन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। हाँ भाई, अब देखो मेरी बात, एब्जॉर्प्शन ये हो गई इसके एनर्जी लेवल्स En और Em। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन है A, ठीक है, जब उसको अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजते हैं अपन, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च यानी कि हाई, उच्च ऊर्जा स्तर बोल दो, उच्च ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन को जब ए से ए स्टार एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, ये इसकी क्या हो गई ग्राउंड स्टेट, ये उसकी क्या हो गई एक्साइटेड स्टेट, तो इसको अपन को फोटोन देना पड़ेगा यहाँ से, एच म्यू एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार क्या होता है कि जब इसको फोटोन देते हैं अपन, ठीक है भाई, तो बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते हैं इसको, बोर्स के अकॉर्डिंग भी, तो जो इसकी डेल्टा ई जो होती है टोटल एनर्जी वो होती है Em माइनस En इज इक्वल टू होती है एच म्यू, यानी इन दोनों निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के दोनों के डिफरेंस के बराबर इसकी फोटोन की एनर्जी होती है। ठीक है भाई, तो ये इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ए, ठीक है, इसको अपन ने क्या दिया, एच में फोटोन दिया और क्या बनाया, ए स्टार, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इसकी जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इसी को बोलते हैं अपन कि जब किसी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, तो जब इलेक्ट्रॉन को उस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे अपन, तो इसको फोटोन देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देनी पड़ेगी, तो क्या करेगा,
अपनी एक्साइटेड ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाएगा। अब जब ग्राउंड से एक्साइटेड में चला गया तो इन दोनों के निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के डिफरेंस को क्या डिफरेंस के बराबर इसकी एनर्जी होगी एब्जॉर्प्शन। तो अब इमंशन की बात करते हैं अपन उत्सर्जन। तो भाई साहब यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, En और Em मान लो, ठीक है भाई। तो इसकी डेल्टा E जो होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, Em माइनस En, वो भी क्या होगी hν के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो आई, ठीक है भाई, तो वो फोटोन रिलीज करेगा। उत्सर्जन, इमंशन का मतलब उत्सर्जन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब फोटोन रिलीज करा उसने, तो उसकी टोटल एनर्जी जो हुई वो इन दोनों यानी फोटोन के बराबर होगी। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा कि जब इसमें क्या हुआ, हाँ भाई, तो ये क्या करेगा यहाँ पे इमंशन में ए में और hν ये हो जाएगी इसकी, यानी फोटोन रिलीज कर चुका है। वहां पे क्या हो रहा था, अवशोषण हो रहा था ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इमंशन हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें थी बीएससी फाइनल के टॉपिक की, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि अपन ने आज स्टार्ट किया था। तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जनरली। पहली बात तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको बोलते हैं जब किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अपन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को, उसको उस टेक्निक को क्या बोलते हैं अपन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है भाई। तो स्पेक्ट्रम जैसे अपन ने देखा कि जब किसी भी लाइट को किसी भी प्रिज्म पर डाला जाता है तो अलग अलग प्रकार के 7 रंग मिलते हैं अपन को, बैंड मिलते हैं, तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एक तो या एक डेफिनेशन ये थी, अलग अलग ऊर्जा या आवर्ती या तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों को, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को जब अलग अलग करके स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो भी उसे भी स्पेक्ट्रम बोला जाता है। एक डेफिनेशन क्या थी कि जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयंस क्या करते हैं, पदार्थ में एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन की हुई विकिरणों के बीच आवर्ती ऊर्जा hν और लैम्डा के बीच जो संबंध देखते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इन सारी बातों का डिटर्मिनेशन करके जब कंपाउंड की स्ट्रक्चर अपन को पता चल जाती है उसको बोलते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर अपन ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, वेव होती है जो उच्च आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उसमें उपस्थित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा पढ़ा था ना अपन ने। तो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की है। फिर अपन ने स्पेक्ट्रम के रीजन्स देखे हैं, फिर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा देखा है, इमंशन और एब्जॉर्प्शन देखा, उसमें इमंशन एब्जॉर्प्शन के क्वांटम या मैकेनिक्स के अंदर अपन ने एक्सप्लेनेशन देखे इमंशन एब्जॉर्प्शन के। ये सारी बातें अपन ने आज डिस्कस की है। उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। कल अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर आगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है भाई। थैंक यू।